साथ मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह सर। थैंक यू संदीप। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज हमने मनाली पेट्रो एक शेयर चुना है। वैसे तो हम शेयरों के ऊपर वैसे भी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम दिग्गज शेयरों के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम किसी स्मॉल कैप, किसी मिड कैप स्टॉक को चुनकर लाए हैं आपके लिए, जिसमें निवेश की रणनीति आप बना सकते हैं। तो सर, आज हमने मनाली पेट्रो को चुना है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो मनाली पेट्रो है वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यानी पीजी बनाने वाली देश की एकमात्र कंपनी है, जो कि एक 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। लेकिन अभी भी देश की कुल मांग का 75% से ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट से ही पूरा होता है। शायद यही कारण है कि कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। 150 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से अपनी जो क्षमता है उसे 3 गुना बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। वैसे तो कंपनी डेट फ्री है, वर्चुअली डेट फ्री है, पर इस क्षमता विस्तार से आपको क्या लगता है सर, इसकी जो बैलेंस शीट है, क्या उसके ऊपर कोई इंपैक्ट तो नहीं होता वो दिखेगा? देखिए संदीप, पहली बात तो आपने सही कहा कि मनाली पेट्रो ये अश्विन मोतिया ग्रुप यानी स्पिक ग्रुप की फ्लैग कंपनी है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि इस एक्सपेंशन का कोई इम्पैक्ट इनके बैलेंस शीट पे होगा। देखिए, बैलेंस शीट तो काफी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ओवरऑल कैपेसिटी 3 गुना ये बढ़ा रहे हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की। और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हर साल करीबन 5% ग्रोथ बढ़ रही है और करीबन 1.25 लाख टन की कैपेसिटी का डिमांड हर साल आता है। इनके पास सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि इनके पास ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है। हाल ही में गवर्नमेंट ने इनको एक्सपेंशन का अप्रूवल दिया है और इनके लिए पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि बैलेंस शीट पे कैश करीबन 650-700 करोड़ है, तो डेफिनेटली इनको कोई कर्जा लेके ये एक्सपेंशन करना नहीं है। बहुत कैपेसिटी ज्यादातर अपने कैश एक्रूवल से ही होगी। और ये जब एक्सपेंशन कंप्लीट होगा संदीप, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वाले जो भी कंपनियां मार्केट में है, इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको कोई लोकल कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात प्रोपिलीन और प्रोपिलीन ऑक्साइड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल पे अच्छी एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है, तो वो एक प्रोटेक्शन भी होता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा और अर्निंग्स ग्रोथ आपको FY24 से बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। ये मेरे ख्याल से ग्लोबली हम देखते हैं कि कोई भी केमिकल कंपनी की बात करते हैं तो हमको लग रहा है कि कमोडिटी बिजनेस है। सबसे बड़ी बात डोमेस्टिक फोकस है। देखिए, डोमेस्टिक जो भी धंधा आज शेयर मार्केट में कोई भी करता है तो उसके लिए तेजी का माहौल अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और आगे चल के मेरे ख्याल से और भी स्ट्रांग होगी जब नया एक्सपेंशन एक्चुअली कमीशन हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप कह रहे हैं कि मनाली पेट्रो की काफ़ी स्ट्रांग है, 700 करोड़ रुपए के आसपास की इनके पास नकदी है, तो उस लिहाज से 150 करोड़ रुपए ये जो क्षमता विस्तार खर्च पर खर्च कर भी रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट इनकी बैलेंस शीट पे नहीं देखने को मिलेगा और डेट में भी कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, जो कि कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात इस कंपनी को लेकर नहीं नजर आ रही है। लेकिन सर, ओवरऑल जो डिमांड पिक्चर है वो कैसी है? आप कह रहे हैं कि 5% ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इनकी रेवेन्यूज में या तो फिर डिमांड में लगातार देखने को मिल रही है। 75% से ज़्यादा तो अभी भी जो प्रोडक्ट है जिसका ये एक्सपेंशन कर रहे हैं वो इंपोर्ट ही होता है। तो उस लिहाज से सर, ये जो क्षमता विस्तार कर रहे हैं, जो नई कैपेसिटी ऐड होगी, वो एब्जॉर्ब होने के कितने चांसेस हैं, उसको लेके तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा सर, ये भी बताइएगा कि अगर ये एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो फिर ये जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज कितने होंगे, मार्जिन किस तरह के होंगे और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर कितना इंपैक्ट होगा जब ये पूरी क्षमता विस्तार शुरू हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो संदीप मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोपिलीन जो होता है ऑक्साइड और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि इससे आपको जानकारी रहेगी कि पोटेंशियल कितना बड़ा है। पहली बात तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर में जाता है, रेफ्रिजरेशन सेक्टर में जाता है, कूलेंट्स में जाता है, फुटवेयर में जाता है, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, एग्रो खाने पीने की चीजें में जाता है। तो इसके जो यूजेस है वो बहुत वर्सेटाइल है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि स्पेशली जो FMCG सेक्टर है, फ्रेग्रेंस सेक्टर है, फूड सेक्टर है, वहां पे तो ग्रोथ 5% नहीं बट कम से कम 7-8% होगी। तो डिमांड डेफिनेटली ज्यादा है और इनके पास बहुत अच्छे कस्टमर जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फुटवेयर में बात करें तो रिलैक्सो है, फोम का बिजनेस की बात करें तो स्लीपवेल, दैट इज शीला फोम का जैसा प्रोडक्ट है। ऑटो कंपोनेंट्स में भी ये जो प्रोपिलीन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है वो काफी अच्छी मात्रा में यूज होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी ये कैपेसिटी 3 गुना बढ़ाएंगे, इसकी खपत तो डेफिनेटली होने वाली है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत का काफी फोकस तरीके से काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहेगी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया में ही बने रादर देन इसको इम्पोर्ट करे। तो नॉट ओनली फॉरेन एक्सचेंज भी बचती है, लेकिन इंडिया में अगर ये करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंडियन कंपनीज को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटल टर्नओवर की बात करें तो अभी मार्च 22 के लिए इनका करीबन 1450 करोड़ का रेवेन्यू था। ये एक्सपांशन के बाद हमको लग रहा है कि अगले 2 साल में कम से कम 2500 करोड़ का टर्नओवर आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है। और नॉर्मली ये 30-35% के कामकाजी मार्जिन पे काम करने वाली कंपनी है। अगर क्रूड करीबन $80-90 तक सेटल होता है तो इनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि पहला क्वार्टर जो जून का अभी आया था उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स की कटाई हो गई थी, क्योंकि क्रूड $110-120 तक गया था। बट अगर क्रूड $85-90 में सेटल होता है तो मेरे ख्याल से आराम से 30-35% का एबिटा मार्जिन बन सकता है। और ऑब्वियसली मार्केट शायद इस बात को अभी नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जब आएगा तभी डेफिनेटली इसमें खरीदार जरूर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोकल प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंपोर्टेड प्रोडक्ट से काफी सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मांग को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। जब ये क्षमता विस्तार पूरा हो जाएगा तो 2 साल में हो सकता है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज जब जुड़ेंगे तो 2500 करोड़ रुपए के आसपास तक के जो रेवेन्यूज है वो सालाना ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और अच्छे खासे मार्जिन है इस कंपनी के, 30 से 35% के मार्जिन पे कंपनी एबिटा मार्जिन पे काम करती है। तो उस लिहाज से अगर क्रूड $80 से $90 के बीच में सेटल होता है तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और क्षमता विस्तार जैसे पूरा होगा तो अच्छे मार्जिन पे जब इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज आएंगे तो उससे जो मुनाफा है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सर ओवरऑल अगर हम पेटकेम इंडस्ट्री की बात करें या केमिकल इंडस्ट्री की बात करें जिसमें ये ऑपरेट करती है, तो उस लिहाज से आने वाले एक से 2 साल की अगर हम बात करें, जब FY24 जब आप कह रहे हैं कि इसके जो पूरा क्षमता विस्तार है पूरा हो जाएगा, वहां तक पूरे सेक्टर को लेकर ट्रिगर्स क्या आपको नजर आ रहे हैं? अपने पीयर्स के मुकाबले ये जो कंपनी है वो कैसे प्लेस्ड है? ग्रोथ और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा देखे जाए तो MPL यानी कि जो मनाली पेट्रो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसे प्लेस्ड नजर आती है? देखिए पहली बात तो केमिकल सेक्टर बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियां हैं और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वाली कंपनीज है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप अगर जीएनएफसी देखें तो जीएनएफसी कंट्री का सबसे बड़ा टीडीआई मैन्युफैक्चरर है। हमको याद है ये स्टॉक 2 साल पहले ₹150 हुआ करता था, अभी ₹800 है। तो मार्केट डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट पोटेंशियल को जान पाई। तो वैसे ही अगर हम मनाली पेट्रो की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो बहुत ही अच्छे डिमांड में और अच्छे नेसेसिटी वैसे केमिकल्स है। हालांकि देखिए मार्जिन जब 30-35% है तो हम यही समझ के चलते हैं कि इसमें मार्जिन और इसमें वैल्यू एडिशन काफी सिग्निफिकेंट है। अगर कैपेसिटी 3 गुना बढ़ती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी इनको एडवांटेज मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इनके पास कस्टमर की कमी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी की अगर अर्निंग जरूरत अगले 2 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अर्निंग जरूरत कम से कम 20-25% कंफर्टेबली बढ़ेगी 23 और 24 के लिए। और जब तक और ये कैपेसिटी जो डाल रहे हैं वो अगले 2 या 3 साल के लिए इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए ओवरऑल केमिकल सेक्टर में आपको कंपनी अगर खोजनी है, उसकी वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में बात करना है तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, करीबन 30-40 हजार के टाइप्स के केमिकल बनते हैं। तो अगर कंपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है संदीप, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि फिर वो बल्क केमिकल नहीं होता, उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी मार्केट में और डिमांड वही केटर करेगा। ओके, तो ठीक है, आप जब भी किसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी को चुने तो अविनाश जी हमें समझा रहे हैं कि आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें। और जहां तक MPL यानी मनाली पेट्रो के प्रोडक्ट की बात है तो PG यानी जिसे आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। केवल 25% भारत में बनता है, 75% के आसपास तो विदेश से इंपोर्ट होता है। तो उस लिहाज से इस कंपनी की मांग को लेकर कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इंक्रीमेंटल जब ये क्षमता विस्तार हो भी जाएगा पूरा जब इनका, तब भी इनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है यानी कि जो मुनाफे की ग्रोथ है वो कम से कम 20 से 25% के आसपास की देखने को मिल सकती है। तो सर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, इस कंपनी की डिमांड किस तरह की है, आउटलुक कैसा है, इस पूरे सेक्टर को लेकर किस तरह का जो सिनेरियो बन रहा है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक मोनोपोली पोजीशन है इस कंपनी की। जहां तक PG जो इनका मेन प्रोडक्ट है उसकी बात करें तो उस लिहाज से अगर हम लंबी अवधि की पिक्चर को थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश करें तो क्या लंबी अवधि के नज़रिए से इस शेयर में आप खरीदारी करने की राय देंगे? अगर हाँ तो क्या टारगेट लेके चलना चाहिए और कितना समय कम से कम स्टॉक को होल्ड करना चाहिए?
देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो भाव चल रहा है वो करीबन 93-94 रुपीज है। और अगर हम करंट ईयर की बात करें, दैट इज 23-23 के लिए, तो हमको लग रहा है कि 21-22 रुपए की अर्निंग आएगी। जो बड़ा ग्रोथ कंपनी के लिए आएगा वो FY 24 के लिए आएगा, क्योंकि तभी ये ट्रेवलिंग कैपेसिटी कमीशन हो जाएगी। तो हमारा तो मानना है कि इसमें अगर करंट प्राइस पे कोई इन्वेस्ट करता है तो सबसे बड़ी बात, आपको स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा हम्म। है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके फेवर में है। तो हम्म। मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि 175 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है, लेकिन टाइम फ्रेम आपको मिनिमम 12 से 15 महीने का देना है, क्योंकि मार्केट्स ऑब्वियसली 24 का जो अर्निंग्स है वो सितंबर 23 के अर्निंग्स के बाद थोड़ा थोड़ा करके डिस्काउंट करना चालू करेगी। और हम्म। होपफुली मुझे लग रहा है कि आपको 12 से 18 महीने में एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है संदीप, ऐसे शेयर जो इग्नोर्ड होते हैं, हम्म। जो ग्लैमरस नहीं होते, यहाँ पे एक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आता है तभी काफी तेजी से आता है, क्योंकि मार्केट फिर उनके नंबर्स के ऊपर फोकस करना लगती है। तो 12 to 18 मंथ में अच्छा पैसा बनेगा ऐसे मुझे लग रहा है। तो इसमें डेफिनेटली ऐसे बाजार में जब वोलेटिलिटी ज्यादा है, आपको इसको एक्यूमुलेट करने का भी मौका अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अभी बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस लिहाज से अभी खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका है। लेकिन ध्यान रहे, अविनाश जी कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रू पोटेंशियल स्टॉक का जानना है, अच्छी ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो कम से कम आपको 12 से 18 महीने स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 175 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जीएनएफसी की बात अभी अविनाश जी हमें कर रहे थे, उसका एक प्रोडक्ट है TDI करके, जो कि उनका मोनोपोली प्लेयर है, वो सबसे बड़े उत्पादक हैं कंट्री में। तो उस लिहाज से मनाली पेट्रो भी प्रोपिलीन ग्लाइकोल की मोनोपोली प्लेयर है, सबसे बड़ी उत्पादक है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये अभी इग्नोर्ड है, ये स्टॉक, इसमें ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला है। जब मार्केट इसका ट्रू पोटेंशियल समझेगा तो यहाँ से जो ग्रोथ की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा नजर आती है। 100 रुपये के नीचे ये अवेलेबल है, और 75% से ज़्यादा की अपसाइड की बात हमें अविनाश जी कह रहे हैं, वो भी 12 से 18 महीने के लिए। तो उस लिहाज से लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, पोटेंशियल जो है स्टॉक का वो काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। सर, मनाली पेट्रो पे तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली, लेकिन इसके अलावा एक बाजार के ऊपर भी आपकी राय चाहिए, क्योंकि बाजार हम देख रहे हैं कि जब से यूएस में जॉब्स रिपोर्ट आई है जो कि काफ़ी मजबूत रही है, उसके बाद से आप देखें यूएस समेत जो दुनिया भर के बाजार है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन नीचे की ओर देखने को मिला है, इसी डर की वजह से कि फेड काफ़ी एग्रेसिवली जो दरें हैं वो बढ़ाता हुआ दिखेगा, जिसका इंपैक्ट यूएस के साथ साथ जो दुनिया भर की इकॉनमीज है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। एक रिसेशन की जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है सर? यूएस की इकॉनमी पर तो दरें बढ़ने से असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब्स रिपोर्ट बहुत मजबूत आ रही है, लेकिन जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है अगर दरें बढ़ती हैं, क्योंकि हमारे जो लोन ग्रोथ है वो भले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जरूर इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे में अब बाजार में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं अगर हम पूरे अक्टूबर महीने की बात करें तो? देखिए, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर का महीना है तो डेफिनेटली आपको ग्लोबल हेडविंड्स पे नजर रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने सही कहा कि यूएस के मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स काफी वोलेटाइल रहेंगे, और इसी कारण से हमने देखा है कि अभी हाल ही में बाजार काफी वोलेटाइल है, नेगेटिव ट्रेंड के साथ चल रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आज इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक देखता है तो उसको एक बात समझनी चाहिए कि जो भी कंपनी यूरोप और यूएस से ज्यादा डिपेंडेंट है, वहां पे हो सकता है कि अगले 2-3 क्वार्टर थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि कितना टाइम तक ये प्रॉब्लम्स यूएस और यूरोप में चलेंगी। लेकिन डोमेस्टिक फोकस जो सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, कैपिटल गुड्स, हाउसिंग फाइनेंस, बैंक्स, ये सारे सेक्टर्स में संदीप बहुत ही बड़ी तेजी हम देख रहे हैं। इनफैक्ट ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि जो अभी हाल ही में ऑनलाइन सेल्स हो गए, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, उसके बाद जो नवरात्रि का सीजन गया वहां पे रिकॉर्ड सेल्स हो गई है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहिए या गारमेंट्स बोलिए, टेक्सटाइल बोलिए, तो इसमें हमको लग रहा है कि बहुत सारा खर्चा कस्टमर्स ने किया है। तो ये संकेत हमको दे रहा है कि ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी में इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत एक्सपोर्ट कंपनीज को जरूर हुई। कल जो नंबर्स टीसीएस के आ गए, हम सभी जानते हैं कि नंबर्स तो काफी अच्छे आएंगे, लेकिन मार्केट्स थोड़े से आगे के नंबर्स के ऊपर थोड़े से चिंतित है, उसीलिए स्टॉक ने आज कोई बड़ा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स या मे बी जो स्पेशलिटी केमिकल्स है जो एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे दिक्कतें हो सकती है। बट ओवरऑल जब भी बाजार गिरता है या थोड़ा कमजोर होता है, हमारा तो मानना होता है कि वीक मार्केट्स में संदीप आपको बहुत अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका एक अच्छा समय है जो आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए मौका देगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के बाद एफआई के फ्लोज भी ज्यादा आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल मार्केट इंडिया में अच्छी तरह से तेजी से बढ़ेगा, बट अगले 1-2 महीना हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड में रहे और थोड़ी सी कमजोरी आपको देखने को मिले, जिससे आपका लॉन्ग टर्म जो नजरिया है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि अगले
एक दो या 3 महीने बाजार के लिए थोड़े से खराब रहे, बाजार में हो सकता है थोड़ा गिरावट भी देखने को मिले, उतार चढ़ाव वाला रहे, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से डोमेस्टिक मांग, जो घरेलू मांग बहुत मजबूत है, उसका इम्पैक्ट 2-3 महीने के बाद बाजार में पॉजिटिव साइड पे जरूर आता हुआ दिखेगा। तो यूएस, यूरोप जहां पे ज़्यादा दिक्कतें हैं, वहां पे जो फोकस वाली कंपनीज है जिनका कारोबार उन देशों से आता है, उनसे आप भले ही अगले 2 से 3 क्वार्टर तक, क्योंकि नंबर्स उनके खराब रह सकते हैं तो उनसे दूर रह सकते हैं, लेकिन जो घरेलू फोकस कंपनीज हैं जिसमें आप ऑटो की बात कीजिए, हाउसिंग फाइनेंस की बात कीजिए, कैपिटल गुड्स की बात कीजिए, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इसमें आप बैंक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, अविनाश जी हमें बता रहे हैं, और इन पर आप फोकस कीजिए। यहाँ पे चूंकि बाजार भी कमजोर है तो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लंबी अवधि के लिए इन शेयरों में खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका है। तो उस लिहाज से ये जो गिरावट है बाजार में या उठा पटक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लंबी अवधि के लिए अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करने का मौका है, ऐसा हमें अविनाश जी बता रहे हैं। चलिए, तो ये तो थी मनाली पेट्रो और बाजार के ऊपर खास चर्चा। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अविनाश सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। ये जो सेगमेंट है ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि हम इसमें हमारे जो दर्शकों के सवाल हमें मिलते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक करके आपके सामने वो सवाल रखता हूं। पहला सवाल सर हमें सिद्धार्थनगर यूपी से अबे गुप्ता जी ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। अबे जी के पास अतुल ऑटो के 100 शेयर हैं जो उन्होंने इसी साल जनवरी में 188 रुपए के भाव पर खरीदे थे। जून में बाजार के साथ साथ इस शेयर ने भी 150 रुपए के नीचे का 52 वीक लो भी टच किया था, लेकिन वहां से काफी स्मार्ट रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है। इसी हफ्ते कंपनी के बोर्ड ने 115 करोड़ रुपए के वारंट के प्रेफरेंशियल इशू को भी मंजूरी दी है, जिसके बाद से सोमवार को हमने देखा था इस शेयर में 14% तक का उछाल भी आ गया था। अब यह शेयर 230 रुपए के आसपास आ गया, यानी कि इसमें अबे जी जो हमारे दर्शक हैं उनका अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए क्योंकि मुनाफा बन रहा है, या और बढ़त देखी जा सकती है, इसमें रुकें? संदीप, मुझे लग रहा है कि देखिए अतुल ऑटो में इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है और मुझे लग रहा है कि इनका फायदा जरूर अभी हो रहा है। लेकिन आप अगर अभी जो रिसेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो 115 करोड़ कंपनी रेस कर रही है उसमें से 100 करोड़ विजय केडिया जी जो काफी बड़े एचएनआई है और जो पहले भी अतुल ऑटो में निवेशित थे, इन्होंने कहा है कि 100 करोड़ तो वो खुद डालेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो धंधा है 3 व्हीलर का वो बहुत ही तेजी से अभी इंप्रूव हो रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 50% का वाई ग्रोथ हर महीना ये कंपनी रिकॉर्ड कर रही है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी को ट्रिगर है कि इनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी 1,20,000 नंबर सालाना बनाने की कैपेसिटी है। पिछले साल तो मुश्किल से इन्होंने 15,000 गाड़ी बेची थी, तो उसका मतलब क्या है कि काफी सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लिवरेज है। अगले 2 साल के लिए कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार की तेजी ऑटोमोटिव सेक्टर में दिख रही है, हमको लग रहा है कि ये शेयर आने वाले 1 साल में अच्छी तरह से और भी आउट परफॉर्म करेगा। अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमारा कवरेज भी है। हमको लग रहा है कि 325-330 अगले 12 से 15 महीने में आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए और अभी फिलहाल बेचने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तो अबे जी आपके लिए राय ये है कि इस कंपनी को जिस तरह की इसकी कैपेसिटी है, आने वाले समय में कोई ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। डिमांड बहुत अच्छी है ऑटो सेक्टर में, हम देख रहे हैं कि जो ऑटो सेल्स के नंबर से बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आने वाले कुछ महीने जो हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं। तो अब 12 से 15 महीने कम से कम इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। 325-330 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा अपना जो नजरिया है उसको लंबा कीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। अविनाश जी, मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। जम्मू से योगिता सिंह जी ने ये हमें ईमेल के जरिए पूछा है। योगिता जी ने मई में टीसीएस के 10 शेयर खरीदे थे, 3293 रुपए, ये इनका एंट्री प्राइस है। 2,926 रुपए के रीसेंट लो से इस शेयर ने काफ़ी अच्छी रिकवरी तो दिखाई है और अब ये शेयर 3100 रुपए के आसपास आ गया है, जो योगिता जी के एंट्री प्राइस से करीब 170 रुपए के ज़्यादा ही नीचे है, यानी कि 200 रुपए के आसपास पर शेयर का उनको लॉस हो रहा है। तो योगिता जी को जानना है कि इस शेयर में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि सोमवार शाम को जो इसके तिमाही नतीजे आए थे वो तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अभी भी इनका जो एंट्री प्राइस है उससे शेयर काफ़ी नीचे हैं। तो करना क्या चाहिए आईटी सेक्टर में और टीसीएस में? देखिए, पहली बात तो जो नंबर्स कल आ गए उसमें हर पैरामीटर पे कंपनी ने आज काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि संदीप, यहाँ पे जो मार्केट का व्यू पॉइंट है, मार्केट अगले 2-3 क्वार्टर्स के बारे में सोच रहा है कि यूरोप में और यूएस में और दिक्कतें बढ़ती है, तो इनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में चैलेंज जरूर रहेगा। हालांकि अपनी ऑर्डर बुक इनकी काफी अच्छी है, इन्होंने डिविडेंड भी काफी अच्छा दिया है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन्वेस्टर को यहाँ पे थोड़ी सा पेशेंस रखना जरूरी है। इन्होंने अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, अगर साल सवा साल का अगर इनका टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली टीसीएस को बाउंस बैक होने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आईटी सेक्टर में दिग्गज प्लेयर है और सबसे बड़ी बात, अच्छा डिविडेंड, अच्छा बायबैक पहले भी दे चुकी है।
तो यहाँ पे निवेशित रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसमें जरूर आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम 1 साल 1.5 साल का रखना यहाँ पे जरूरी है। तो योगिता जी, आपके लिए राय ये है कि आपने एंट्री जो करी है भले ही थोड़े से ऊपर लेवल पे है जहां पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी अविनाश जी हमें कह रहे हैं कि 12 से 18 महीने आप इसे होल्ड कीजिए। नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, शेयर मौजूदा लेवल से बाउंस बैक कर जाए उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आप 12 से 18 महीने इसको होल्ड करके चलिए। तीसरा सवाल मुरादाबाद यूपी से परवेज अहमद जी ने हमें फेसबुक पेज पे शेयर किया है। परवेज जी ने पिछले साल दिसंबर में HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के 10 शेयर खरीदे थे। 2230 2230 रुपये उनका एंट्री प्राइस है। कच्चे तेल और पाम ऑयल में उछाल से मार्च में शेयर ने 1900 के आसपास के लेवल्स भी देखे थे, लेकिन वहां से ये शेयर 2600 रुपये के आसपास आ गए। लगातार उसमें एक वन वे रैली देखने को मिली है, यानी परवेज जी को अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है HUL के स्टॉक में। अब करना क्या चाहिए? क्या अभी भी HUL के स्टॉक में वेट करना चाहिए? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो हाई से उससे जो करेक्शन है वो धीरे धीरे देखने को मिल ही रहा है। पाम ऑयल के प्राइसेस तो और भी नीचे आए हैं, तो क्या 1900 वाली एंट्री प्राइस वाला 2600 HUL आ गया उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या परवेज जी को और रुकना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर, संदीप, अभी काफी वेल पोजिशनड है। कंजम्पशन थीम जो हम कहते हैं, वहां पे HUL एक फ्रंटलाइन प्लेयर है और जिस प्रकार का मंसूर हो चुका है, मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ रहेगा FY23 के लिए वो तो पहले फर्स्ट हाफ से काफी बेहतरीन आएगा। हालांकि देखिए, सेकंड क्वार्टर में ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा धीमा पड़ा है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी है, तो ये जो पाम ऑयल की कीमतें गिरी है प्लस जो इनपुट प्राइसेस गिरी है, इसका ज्यादातर पॉजिटिव इंपैक्ट आपको सेकंड हाफ ऑफ FY23 में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ये इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि FY23 के सेकंड हाफ में बहुत तेजी से FMCG सेक्टर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी कोविड गया है, नॉर्मल सी आ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अच्छे साइंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक 10-15% की मूव आपको अगले 6 से 8 महीने में मिलेगी, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखें। ठीक है, तो परवेज जी, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप HUL को होल्ड कीजिए और 10% की जो अपसाइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आई है, जो कि इनका इनपुट है, जो इनकी लागत है, उसमें जो कमी का इम्पैक्ट है वो साल की दूसरी छमाही में दूसरे हिस्से में कहीं ना कहीं नजर आएगा, जिस वजह से 10% और अपसाइड आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको 6 से 8 महीने या 1 साल तक इस स्टॉक को और होल्ड करना चाहिए, बशर्ते आपको पैसे की जरूरत ना हो। चौथा सवाल बीकानेर राजस्थान से सांभवी पुरकायस्थ ने YouTube के जरिए हमें भेजा है। सांबी जी ने इसी साल फरवरी में इंडिया सीमेंट्स के 100 शेयर 197 रुपए के भाव पर खरीदे थे। जून से इस शेयर में शानदार तेजी बनी है और अब कुछ नॉन कोर एसेट्स बेचने की भी खबरें आई हैं। शेयर करीब 260 रुपए के आसपास आ गया सर, यानी सांबी जी का जो प्राइस था उसके ऊपर है, इनको अब अच्छा खासा फायदा हो रहा है। अब क्या करना चाहिए सांबी जी को? मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? क्योंकि सीमेंट एज अ स्पेस को लेकर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बज़ है, बहुत खबरें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सीमेंट सेक्टर में हमको लग रहा है कि जो सेकंड हाफ रहेगा वो काफी अच्छे आने की उम्मीद है। ये इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी इकोनॉमी 7-8% से ग्रो करती है तो पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इनपुट होता है वो सीमेंट होता है। और इंडिया सीमेंट की बात करें तो देखिए, साउथ में ये सबसे बड़ा प्लेयर है। इन्होंने अभी हाल ही में JSW को अपनी जो एक लाइमस्टोन की फैसिलिटी है वो भी बेची है, तो वहां पे नॉन कोर एसेट उन्होंने बेचा है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि सीमेंट की कीमतें बारिश के सीजन के बाद आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी और इसका फायदा इंडिया सीमेंट्स को मिलेगा। यहाँ पे और एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत बड़े HNI इन्वेस्टर्स ऑलरेडी निवेशित है, जैसे कि राधाकिशन दमानी जी ने बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे लिया है, तो इस स्टॉक में इंटरेस्ट तो रहेगा। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है तो मुझे कोई डाउट नहीं कि ये 300 350 तक भी जा सकता है, बट ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। इसमें डेफिनेटली आगे चल के अच्छी कमाई हो सकती है। ठीक है, तो सांभवी जी, आपके लिए राय ये है कि 12 से 18 महीने आप इसे होल्ड कीजिए। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, खबरें भी आ रही हैं नॉन कोर एसेट्स बेचने की। 300 सवा 300 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपना नजरिया थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए, 12 से 18 महीने आप चाहें तो और इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकती हैं। इसी के साथ अविनाश जी, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।